So hello and welcome to another lecture. In previous lecture, we discussed about transverse wave and longitudinal wave. Also, we have seen their characteristics, and from that we are able to find out the point of differences between transverse wave and longitudinal wave. Today we will see the mathematical equation or expressions that can describe the nature और द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, हमने स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था कि प्रोग्रेसिव वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रिएट होती है दैट ट्रैवल टू द डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड इट विल कंटिन्यू ट्रैवलिंग अंटिल एन एक्सटर्नल एजेंसी डजंट स्टॉप दैट वेव। ओके, तो इस तरह से एक वेव जो कि कंटिन्यू आगे बढ़ती है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, दैट इज बिलोंगिंग टू दिस वेव, प्रोग्रेसिव वेव। ओके, तो अगर उस प्रोग्रेसिव वेव को मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में डिस्क्राइब करना है तो वो इक्वेशन रहेगा y विच इज अ फंक्शन ऑफ xt a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अब ये इक्वेशन कहाँ से आया, उसका डेरिवेशन वगैरह जो है वो आपको इस साल के सिलेबस में नहीं है। इसके लिए एक सेपरेट 12th में चैप्टर है ऑसिलेशन करके, उसमें इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इस साल सिर्फ आपको ये इक्वेशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है कि जिसमें y इज अ फंक्शन ऑफ xt। अब ये जो टर्म है वो क्या है, तो जैसे कि कोई वेव किसी मीडियम से जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं, कहाँ पे, टू देयर मीन पोजिशंस और इक्विलिब्रियम पोजिशंस, वो अपने ही पोजिशंस पे ऑसिलेट होते हैं जैसे SHM की तरह। ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मुझे किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता करना है। ओके, तो सबसे पहले मुझे उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि इतने सारे पार्टिकल्स है तो पर्टिकुलर हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सोर्स। ओके, या एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो जो पार्टिकल जिसका आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो उसका पोजीशन क्या है, डिस्टेंस कितना है। ओके, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। सेकंड, कि अगर मान लो कि उस पार्टिकल की मुझे पोजीशन पता है, उस पार्टिकल की मुझे पोजीशन पता चल गई, तो उस पार्टिकल का मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइम पे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मींस इनडायरेक्टली टाइम। तो इन शॉर्ट, अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको पता करना है तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियम, वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ओके, तो सबसे पहले उसकी पोजीशन मींस द डिस्टेंस एंड सेकंड द टाइम। तो दैट्स व्हाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ x and t। ओके, देन a sin and this term, so a is a amplitude, sin is a function। तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो इन दिस केस वी आर कंसीडरिंग अ साइनसोइडल वेव। ओके, तो a sin of kx where k is a angular wave number, again x is a position and omega is the angular frequency। तो इसमें y जो है is a function of x and t और the displacement a जो है जिसे मैं कहूँगा एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, उसके बाद k जो है साइन इज अ फंक्शन। ओके, सो k इज अ एंगुलर वेव नंबर। अब ये एंगुलर वेव नंबर क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला है 2π/λ वगैरह, तो जिससे हम वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज अ फेज। ओके, फेज एंगल जो हमने एक टॉपिक में डिस्कस किया था, तो पाई इज अ फेज। ओके, तो इस तरह से आप प्रोग्रेसिव वेव को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाय विच वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। मीन्स सपोज दिस इक्वेशन इज रिटर्न लाइक a sin kx plus omega t plus phi। So here the positive sign
then this progressive wave is traveling along the negative x axis। ओके, तो ये याद रखना है आपको कि ये जो वेव है वो निगेटिव एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रही है। इक्वेशन आपको इस तरह से मिलेगा कि जिसमें ये निगेटिव साइन दिखेगा आपको यहाँ पे, तो आपको कंसीडर करना है कि प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो जैसे मैंने बताया दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, इतना डिटेल में आपको दिया नहीं है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। देखिए, अगर मुझे किसी मैकेनिकल वेव की स्पीड पता करनी है तो मैकेनिकल वेव की जैसे मीडियम कंपलसरी है, मीडियम फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द मैकेनिकल वेव मीडियम इज कंपलसरी। तो किसी मैकेनिकल वेव की अगर आपको स्पीड पता करनी है तो सबसे पहले मुझे उस मीडियम की कि जिस मीडियम से वो वेव जा रही है उसकी मुझे इलास्टिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एंड सेकंड दैट इज द डेंसिटी। बाय दीज टू टर्म्स वी कैन ओनली डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो जैसे अगर मुझे ट्रांसवर्स वेव की स्पीड पता करनी है, ट्रांसवर्स वेव के लिए सपोज एग्जांपल लेते हैं हम कि द वेव प्रोड्यूसेस ऑन द स्ट्रिंग। ओके, तो ट्रांसवर्स वेव में हमें पता है कि वेव का डायरेक्शन अगर इस तरह से है तो पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो जब ये ट्रांसवर्स वेव मीडियम से जाती है तो मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले देखनी है कि वहाँ पे जो भी जैसे वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था उसका अगर शेप चेंज होता है तो उसे वो रिस्टोर कर सके। इनडायरेक्टली आपको रिस्टोरिंग फोर्स जो है अगर आपको मीडियम का पता है तो आप ट्रांसवर्स वेव की स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला v equal to under root of t by n, where this t is a tension applied to the string equal to mg वाला फॉर्मूला वगैरह है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो टेंशन आप अप्लाई कर रहे हैं टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो वहाँ पे आप रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो उसको। सेकंड जो है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, या आप उसे लीनियर डेंसिटी कह सकते हैं। मींस हियर द टर्म इज डेंसिटी। जैसे मास पर यूनिट लेंथ यानी जैसे मान लो कि उस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे बाय विच दैट स्ट्रिंग इज मेड अप, लेकिन टोटल लेंथ से सिर्फ एक सेंटीमीटर की लेंथ कंसीडर करता हो तो 1 सेंटीमीटर के लेंथ पे कितने पार्टिकल्स है, दैट इज अ लीनियर डेंसिटी और मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो इस तरह से इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रही है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन अप्लाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और सेकंड जो है वो लीनियर डेंसिटी। तो इस तरह से अगर ये दो बातें मुझे पता है तो मैं ट्रांसवर्स वेव की स्पीड डिटरमाइन कर सकता हूँ। ओके, तो सेकंड सपोज मुझे लॉन्जिट्यूडिनल वेव की स्पीड डिटरमाइन करनी है, तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव की स्पीड डिटरमाइन करने के लिए देयर एग्जिस्ट न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन हैज गिवन अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, एज साउंड इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो न्यूटन्स का फॉर्मूला क्या है वो हम डिस्कस करते हैं कि जिससे आप लॉन्जिट्यूडिनल वेव की स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मूविंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। जैसे हमें पता है कि साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव इज प्रोपागेटेड थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। और आपको ये भी पता है कि कॉम्प्रेशन यानी ऐसा रीजन कि जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, सो डेंसिटी एट दिस रीजन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ the density at this region। okay, तो डेंसिटी एट कॉम्प्रेशन एंड डेंसिटी एट रेयरफैक्शन, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से न्यूटन ने डिसाइड किया कि साउंड की जो स्पीड है वो बेसिकली इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, और दूसरी बात कि वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है।
तो इस तरह से उन्होंने सबसे पहले ये इक्वेशन बनाया कि E अपॉन रो इज द इलास्टिक मॉड्यूल। अब इलास्टिक मॉड्यूल क्या होता है कि जैसे इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उसका डायमेंशन चेंज होता है और वो रिगेन होता है जब आप फोर्स रिमूव करते हो। तो इस तरह से इलास्टिक मॉड्यूल जो है वो मॉड्यूल इज द वन काइंड ऑफ कांस्टेंट कि जो आपको उस इलास्टिसिटी की स्ट्रेंथ बताए। ओके, और अलग अलग टाइप के इलास्टिक मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे यंग्स मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होती है। जो जैसे आप वॉल्यूम से रिलेटेड इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे बल्क मॉड्यूलस की बात की जाती है, या लेंथ से रिलेटेड आप इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस आता है। तो इस तरह से अलग अलग इलास्टिक मॉड्यूल है। ओके, तो न्यूटन ने कंसिडर किया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इलास्टिक मॉड्यूल पे डिपेंड करेगा या इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा, सेकंड डेंसिटी। ओके, सेकंड थिंग उन्होंने और एक अजम्पशन किया कि जब साउंड वेव किसी मीडियम से जाती है तो मीडियम का जो एवरेज टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। मींस यहाँ पे आइसोथर्मल चेंज या आइसोथर्मल ये वर्ड आएगा। थर्मल प्रोसेस यानी ऐसी प्रोसेस की जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सेकंड अजम्पशन था कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू द मीडियम इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, कि जिसमें मीडियम का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। अब जैसे ही ये वर्ड आया आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये इलास्टिक मॉड्यूल जो है वो उन्होंने रिप्लेस किया। थोड़ा सा न्यूटन्स फॉर्मूला जो है वो हाइपोथेटिकल है, इट इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जिस तरह से आई तो यहाँ पे इलास्टिक मॉड्यूल जो है वो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस कंसीडर किए। मैंने जस्ट अभी बताया कि इलास्टिसिटी से रिलेटेड अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, तो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूल उन्होंने कंसीडर किया एंड दैट बल्क मॉड्यूल इज इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो E means this is elastic module या bulk module is replaced by atmospheric pressure P. Okay, bulk module is related with the volume elasticity. तो इस तरह से ये जो E है elastic module वो इक्विवेलेंट रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो E equal to P and thus this formula is further written as E को P से रिप्लेस किया, where P is the atmospheric pressure upon rho is the density of the medium, here it is air. At NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला बनता है HdG। यहाँ पे H जो है दैट इज द राइज ऑफ द मर्क्यूरी, so H is the height of the mercury or the rise of mercury, 0.76 meter of mercury। D जो है that is density of mercury, that is equal to 13, these all values are a standard one, 13600 kg per meter cube, and G that is acceleration due to gravity 9.8 meter per second square। ओके, तो यहाँ पे ये सब वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में आप पुट करते हैं और यहाँ पे एक टर्म बची दैट इज डेंसिटी, हियर इट इज द डेंसिटी ऑफ एयर थ्रू व्हिच दैट साउंड इज प्रोपागेटिंग। तो दैट डेंसिटी हियर इट इज द डेंसिटी ऑफ एयर 0.293 kg per meter cube। ओके, सभी वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, सो बाय डूइंग दिस कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर 279.9 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो कंडीशन है वहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इतनी मिली बाय सम assumptions मेड बाय द न्यूटन। ओके,
अब इसमें करेक्शन इस तरह से हुआ कि हमें ये फॉर्मूला दिया कि जिससे हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इतनी मिली, लेकिन जब कुछ और जो साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने वेलोसिटी ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंटल तौर पे फाइंड आउट किया, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस मिला, अराउंड 332 मीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी या इतनी स्पीड उन्हें मिली। ओके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जैसे 12th में आपको एक एक्सपेरिमेंट है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बाय रेजोनेंस ट्यूब मेथड, कि जिसमें हम अपने फिजिक्स लैब में वेलोसिटी ऑफ साउंड डिटरमाइन करते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड रिजल्ट अराउंड इतना आता है। तो इस तरह से इतना जो डिफरेंस आया, तो दैट्स व्हाई देयर इज नीड टू मेड सम करेक्शंस इन द न्यूटन्स फार्मूला। ये जो न्यूटन्स फार्मूला है जिससे हम वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें करेक्शन करना जरूरी था, और इसलिए एक लैप्लास करेक्शन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसी फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ टर्म ऐड किए कि जिससे उन्हें वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इस तरह से मिली कि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से एग्री कर सके। तो वो लैप्लास करेक्शन क्या है, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।